这里是哪里？ इस सीरीज के ग्राफिक्स BTTH जितने खतरनाक तो है ही, साथ ही इसकी स्टोरी भी उतनी ही खतरनाक है। और कमाल की बात ये है कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर ज़ाओ युआन आगे चलकर BTTH के मेन कैरेक्टर जियान से जाकर मिलेगा। आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे गाइस, इस तरह के लॉन्ग वीडियोस बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह बिल्कुल एंड तक देखिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसकी तकदीर लोगों ने उससे छीन ली थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए उसने अपनी तकदीर खुद लिखी और खुद को एक गॉड के जितना ताकतवर बनाया। हालांकि उसका ये सफर बहुत मुश्किल भरा रहा। वैसे कहानी को हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अभी ज़ाओ युआन बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि उसे एक बहुत भयानक बीमारी है। असल में उसकी बॉडी में ड्रैगन पॉइजन नाम का एक जहर है जिसकी मात्रा हर 3 साल में बढ़ जाती है और ज़ाओ युआन की मदर को अपने ब्लड से ज़ाओ युआन को ठीक करना पड़ता है, जो करने से ज़ाओ युआन की मदर की तबीयत भी खराब होने लगी थी। वैसे इसी से उन्होंने अभी तक ज़ाओ युआन को बचा रखा था, लेकिन आज डॉक्टर उसका इलाज कर ज़ाओ युआन के फादर, जो कि ज़ाओ फैमिली के हेड और उस जगह के किंग है, उनसे कहता है कि अभी तो ज़ाओ युआन की तबीयत ठीक है, लेकिन आने वाले 3 सालों में ये जहर अपनी मात्रा इतनी बढ़ा लेगा कि फिर शायद हम ज़ाओ युआन को नहीं बचा पाएंगे। इससे अभी ज़ाओ युआन के फादर और उसकी मदर बहुत दोनों दुखी थे। पर तभी ज़ाओ युआन को होश आता है और वो अपने फादर से सारी बात पूछता है कि उसकी बॉडी में जहर आया कैसे, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि ये तब की बात है जब हर तरफ ज़ाओ फैमिली का राज चलता था। असल में अभी वो फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर रही है, लेकिन पहले वहाँ ज़ाओ फैमिली का राज था। ये उस दिन की बात है जब ज़ाओ युआन का जन्म हुआ था। ज़ाओ युआन की बॉडी में होली ड्रैगन स्पिरिट की पावर थी। जब ज़ाओ युआन का जन्म हुआ था तब ज़ाओ युआन के फादर ने आसमान में गोल्डन होली ड्रैगन स्पिरिट को देखा था, जिस वजह से वो बहुत खुश थे। लेकिन तभी उन्हें 2 और दूसरे स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। ये स्पिरिट्स वो फैमिली के किंग के बच्चों की थी। असल में आज वो फैमिली की क्वीन ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। वैसे इस वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि अगर अलग अलग फैमिली के बच्चे एक ही दिन पर जन्म लेते हैं तो वो चाहे तो सामने वाले की अच्छी किस्मत छीन सकते हैं। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो फैमिली का किंग यहाँ ज़ाओ फैमिली पर हमला कर देता है। असल में वो बहुत पहले से चाहता था कि पूरे कॉन्टिनेंट पर उसका राज हो, लेकिन अभी तक वो इसलिए शांत था क्योंकि उनकी फैमिली में एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी चलती आ रही है कि जब उनकी फैमिली में 2 बच्चे एक साथ जन्म लेंगे तब सारा राज्य वो फैमिली के पास आ जाएगा। वैसे ये भविष्यवाणी सच होती है क्योंकि यहाँ वो फैमिली ज़ाओ फैमिली को हरा चुकी थी, जिस चीज में ज़ाओ युआन के फादर ने अपना एक हाथ भी खो दिया था। लेकिन वो अपनी फैमिली को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बचा लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना होगा। हालांकि उन्हें अपने राज के लिए एक अलग जगह दी गई है, वो भी पूरे 100 साल के लिए। पर इस दौरान वो यहाँ वो फैमिली के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते। वैसे जैसे कि माना जाता है कि जब 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तब वो सामने वाले की किस्मत ले सकते हैं, वैसा ही यहाँ हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ वो फैमिली के उन दोनों प्रिंस की स्पिरिट्स ने ज़ाओ युआन के अंदर की उस होली ड्रैगन स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। हमें बताया जाता है कि जब ज़ाओ युआन का जन्म हुआ था तब उसके 8 मेरिडियंस अनलॉक थे। असल में बॉडी में 8 ही मेरिडियंस होते हैं और ये हमेशा ब्लॉक रहते हैं। इन्हें अनलॉक तभी किया जा सकता है जब सामने वाला कल्टीवेशन से एक एक कर उन्हें अनलॉक करे। लेकिन ज़ाओ युआन के ये 8 मेरिडियन शुरुआत से ही अनलॉक थे, पर उसके स्पिरिट छीन लेने की वजह से उसके वो मेरिडियन चले जाते हैं। यहाँ इसका मतलब था कि वो फ्यूचर में अभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। अब करंट टाइम में जब ज़ाओ युआन ये सारी बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये सारी बात अभी तक नहीं बताई गई थी। वैसे अब तभी वो डॉक्टर कहने लगता है कि प्रिंस के साथ साथ क्वीन की भी तबीयत खराब होती जा रही है। उन्होंने अपना बहुत सारा ब्लड खो दिया है। इस बात से ज़ाओ युआन दुखी हो रहा था, इसलिए ज़ाओ युआन की मदर डॉक्टर को वहाँ से जाने को कहती है। अभी ज़ाओ युआन अपनी मदर को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से पूछता है कि फादर, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं मॉडल बन जाऊं, क्योंकि वो फैमिली और ज़ाओ फैमिली के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 100 साल तक चलेगा और हम उनके रास्ते का काटा है, इसलिए जैसे ही 100 साल पूरे होंगे वो हमें खत्म कर देंगे। इस वजह से मैं मॉडल बनना चाहता हूँ जिससे मैं उन्हें रोक सकूं और हमारी खोई इज्जत वापस ला सकूं। ये सुनकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक तरीका है, लेकिन वो कामयाब होगा या नहीं ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस पर ज़ाओ युआन कहता है कि मेरे ताकतवर बनने का अगर सिर्फ 1% चांस भी है तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। हालांकि ज़ाओ युआन के फादर उसे बताते हैं कि जिस चीज की बात मैं कर रहा हूँ उसके लिए पहले तुम्हें अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब बाद में उन्होंने ज़ाओ युआन की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक एकेडमी में भेज दिया था जहाँ ज़ाओ युआन हेवनली मार्क्स के बारे में सीखेगा। ये वो मार्क्स होते हैं जिन्हें कल्टीवेटर्स अपने हाथ से बना सकते हैं और इन हेवनली मार्क्स में खास एनर्जी होती है जो कि उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग या तेज बना सकती है।
वैसे इस तरह के सिंबल्स का यूज तलिस्मान के ऊपर भी किया जाता है। अभी जाओ वन को वहाँ उस एकेडमी में कुछ मंथ्स हो चुके थे और उसने लगभग ये सारे मार्क्स बनाना सीख लिए हैं। वैसे इस दौरान वहाँ उसकी दोस्ती यूवी नाम की एक लड़की से भी हो चुकी है। यूवी किसी ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। असल में एक दिन जाओ वन की मुलाकात यूवी से एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर हुई थी, जहाँ यूवी अपने ग्रैंडपा के चेकअप के लिए डॉक्टर की हेल्प लेने आई थी, लेकिन यूवी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। हालांकि बाद में जाओ वन और उसके फादर यूवी की मदद करते हैं और साथ ही उसे इस एकेडमी में एडमिशन दिलाते हैं क्योंकि वो इसके काबिल है। अभी यहाँ वो दोनों साथ में सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमें जानने को मिलता है कि आज से 2 महीने बाद यहाँ एक एग्जाम होने वाली है जिसके रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। इसमें जाओ वन भी हिस्सा लेने वाला है, बस इसके लिए उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अब जाओ वन वापस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर जू लिन पर पड़ती है जिसके हाथ में यूवी का जेड पेंडेंट था। जाओ वन इस बारे में पूछता है तो वहाँ जाओ वन की एक क्लासमेट लिंजी आकर बताती है कि जू लिन जाओ वन के फादर के बारे में बुरा भला कह रहा था, जिस चीज पर गुस्सा होकर यूवी ने उस पर चिल्लाया था, जिसके बाद उनकी फाइट हुई और जू लिन ने वो जेड पेंडेंट अपने पास रख लिया। अब यहाँ जाओ वन खड़ा होता है और जाकर जू लिन को चैलेंज कर देता है। इसके बदले में वो अपना जेड पेंडेंट दांव पर लगाता है। अभी यूवी नहीं चाहती थी कि ये फाइट हो क्योंकि जू लिन के 2 मेरिडियंस अनलॉक हैं और जाओ वन की बॉडी में एक भी मेरिडियन नहीं है, लेकिन जाओ वन लड़ने के लिए तैयार था। जाओ वन यहाँ पर हेवनली मार्क्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से जू लिन समझ ही नहीं पाता और बहुत ही जल्द हार जाता है। इससे उसकी बहुत बेइज्जती होती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान लिंसी का था। ये जाओ वन का वही दूसरा क्लासमेट है जो कि जाओ वन के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन असल में ये जाओ वन से जलता है। वैसे अभी एक और लड़का दूर से उन्हें देख रहा था। हालांकि अब सीन चेंज होता है। जाओ वन की बॉडी अब इतनी पावरफुल तो हो चुकी थी कि उसके फादर अब उसे वो चीज बता सके जो वो उसे कुछ महीने पहले बताने वाले थे। वो यहाँ उसे एक खास जगह पर लाते हैं जहाँ एक फॉर्मेशन बना हुआ था। ये बहुत खास फॉर्मेशन है, लेकिन जाओ वन के फादर ने भी आज तक इसे एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा है। बस वो इतना जानते हैं कि अगर ये एक्टिवेट हो गया तो शायद जाओ वन को जवाब मिल जाए कि उसे आगे क्या करना है। जाओ वन के फादर को वैसे तो 1% भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो जाओ वन से आगे जाकर उस फॉर्मेशन पर अपना ब्लड गिराने को कहते हैं, जिसके बाद जाओ वन ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब जाओ वन डिसअपॉइंट होकर लौटने वाला था, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। अभी उस बैरियर के अंदर बिजली गिर रही थी जिससे जाओ वन बचने की कोशिश कर रहा था। अभी इस दौरान कुछ बिजलियाँ जाओ वन की बॉडी से भी टच हो जाती हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और अपने बेटे को दर्द में देखकर उसके फादर उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन नहीं टूटता और यहाँ जाओ वन को वो बिजलियाँ सहनी पड़ती हैं। इसलिए इस दौरान जाओ वन अपने फादर और अपनी मदर के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने क्या क्या झेला है जिसके लिए वो इतना दर्द तो सह ही सकता था। वो अब भागता नहीं है बल्कि उस दर्द को सहने लगता है। ये सिर्फ जाओ वन का एक टेस्ट था। जाओ वन यहाँ कह रहा था कि तुम जितनी ताकत से मुझ पर हमला कर सकते हो करो, मैं इसे सहूंगा। लेकिन अब अचानक ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जो जगह ना ही उसने देखी थी और ना ही उस जगह के बारे में कहीं सुना था। यहाँ उसकी मुलाकात याओ याओ नाम की एक लड़की और उसके पेट टुनटुन से होती है। वैसे टुनटुन देखने में तो बहुत क्यूट है, लेकिन वो बहुत पावरफुल बीस्ट है। वैसे यहाँ याओ याओ भी जाओ वन का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि याओ याओ के ग्रैंडफादर ने कहा है कि यहाँ जंगल के बीच एक लड़का आने वाला है, इसलिए याओ याओ उसे अपने साथ लेकर उनके पास आए। अब याओ याओ जाओ वन से चलने को कहती है। जाओ वन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके पीछे चला जाता है। वैसे याओ याओ के ग्रैंडफादर के पास पहुंचने के बाद जाओ वन खुद को इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन याओ याओ के ग्रैंडफादर ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। जो देख जाओ वन यहाँ उनसे पूछने लगता है कि वो खुद की पावर को बढ़ाने के लिए और अपने मेरिडियंस फिर से पाने के लिए क्या कर सकता है, जिस पर याओ याओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी मदद क्यों करे, क्या वो इस लायक है। जिस पर जाओ वन कहता है कि आपने मुझे बुलाया है तो ये तो आप ही जानते होंगे कि मैं लायक हूँ या नहीं। ये सुनकर याओ याओ के ग्रैंडफादर उसे अपने करीब लाते हुए कहते हैं कि बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम तो लड़ाई में खुद को भी नहीं बचा सकते। जाओ वन कहता है भले ही मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, शायद मैं ताकतवर बन जाऊं। अब याओ याओ के ग्रैंडफादर जाओ वन को दूर हटाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम याओ याओ को अपने साथ लेकर जाओगे और उसकी रक्षा करोगे। याओ याओ ये सुनकर हैरान थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए वो याओ याओ को जाओ वन के साथ भेज रहे हैं।
अब ये सुनकर जाओ वैन तुरंत ही कह पड़ता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि याओ याओ को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो भी मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा। ये सुनकर याओ याओ के ग्रैंडफादर इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए वो तुरंत ही एक सीक्रेट रियलम ओपन कर जाओ वैन को वहाँ भेज देते हैं। वहाँ जाओ वैन की मुलाकात एक अजीब क्रिएचर से होती है। जैसे ही वो उस क्रिएचर को खत्म करता है तो उसे अपनी बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ये असल में मेरिडियंस थे जो कि उसकी बॉडी में फिर से जन्म ले रहे थे। ये देखकर जाओ वैन समझ जाता है कि याओ याओ के ग्रैंडफादर ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। अभी यहाँ और भी क्रिएचर्स आते जा रहे थे जिनसे जाओ वैन लड़ना शुरू कर देता है। उसे इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसे सेम टाइम पर अपनी मदर और फादर का चेहरा याद आ रहा था, जिन्हें याद करते हुए वो सभी क्रिएचर्स को हराकर अपने 8 मेरिडियंस फिर से पा लेता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो याओ याओ के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि ये सारे मेरिडियंस अभी ब्लॉक हैं, इन्हें तुम्हें अनलॉक करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बाकी लोगों से 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये सुनकर जाओ वैन कहता है कि क्या आप मेरी इस चीज में मदद कर सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जो मेरी हेल्प कर पाए? इस पर याओ याओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि बिल्कुल है, लेकिन मैं वो टेक्निक्स तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अब ये सुनकर जाओ वैन कहता है कि ठीक है, फिर आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। जिस पर याओ याओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन ठीक है, तुम आगे चलकर याओ याओ को प्रोटेक्ट करोगे, इसलिए वैसे भी मुझे अपनी पास तुम्हें देनी ही होंगी। यहाँ पर उनके पास टेक्निक्स की जितनी भी नॉलेज थी वो सारी नॉलेज वो जाओ वैन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जाओ वैन उन टेक्निक्स को तभी यूज कर पाएगा जब उसके 8 मेरिडियंस अनलॉक हो जाएंगे, इसलिए वो कुछ ऐसी नॉर्मल लेवल की टेक्निक्स भी उसे देते हैं जिन्हें जाओ वैन अभी भी यूज कर सकता है, लेकिन उतने लेवल पर नहीं। पर फिर भी ये टेक्निक्स धीरे धीरे उसके मेरिडियंस को अनलॉक करने में उसकी मदद करेंगी। यहाँ अभी जब जाओ वैन सीक्रेट रियलम में फाइट कर रहा था तो याओ याओ के ग्रैंडफादर ने उसे देखा था, इसलिए वो पूछते हैं कि क्या तुम हेवनली मार्क्स के बारे में जानते हो? जिस पर जाओ वैन कहता है कि हाँ, वो बहुत काम की चीज है, अभी तक मेरिडियंस नहीं थे इसलिए वही मेरा साथ देते रहे। इस पर याओ याओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, फिर तुम्हें एक और टेक्निक मुझसे लेनी चाहिए। वो जाओ वैन के अंदर केओस वॉइड नाम की भी टेक्निक ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बारे में जाओ वैन को वो ज्यादा नहीं बताते, बस आखिर में एक ब्रश उसे दे देते हैं जो कि किसी तियान युआन नाम के कल्टीवेटर का था। ये ब्रश बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये 9 एलिमेंट्स का यूज कर सकता है, बस इसके लिए कल्टीवेटर का भी पावरफुल होना जरूरी है। अभी जाओ वैन इस ब्रश को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। वैसे याओ याओ के ग्रैंडफादर जाओ वैन को बताते हैं कि याओ याओ भी ताकतवर है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसके सर पर एक सील लगी है। जाओ वैन इस चीज पर थोड़ा सोचता तो है, लेकिन वो इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि उसने याओ याओ को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, इसलिए उसे वजह नहीं जाननी, उसे बस किसी भी कीमत पर हर खतरे में उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अब यहाँ समय आ चुका था, इसलिए याओ याओ के ग्रैंडफादर उसे बाय कहते हैं और फिर वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और जाओ वैन और याओ याओ को गुड बाय कहकर वहाँ से भेज देते हैं। वो जानते थे कि वो याओ याओ को यहाँ नहीं रख पाएंगे क्योंकि उन पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ये खतरा असल में 3 गॉड लेवल कल्टीवेटर थे जो कि जाओ वैन और याओ याओ के टेलीपोर्ट होते ही वहाँ याओ याओ के ग्रैंडफादर के सामने आ जाते हैं। वैसे याओ याओ के ग्रैंडफादर का नाम कैंग वैन है, इसलिए हम उन्हें मास्टर कैंग ही बुलाएंगे। हालांकि अभी यहाँ वो 3 गॉड लेवल कल्टीवेटर्स याओ याओ को लेने आए थे, लेकिन जब वो याओ याओ को वहाँ नहीं देखते तो मास्टर कैंग से लड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे भले ही मास्टर कैंग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, इस वजह से वो यहाँ उन तीनों को अकेले संभाल रहे थे। बाद में वो उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए स्पेस में भी ले आते हैं, जहाँ भी वो उन पर भारी पड़ रहे थे। हालांकि वो तीनों कल्टीवेटर्स अपनी पावर कंबाइन कर हमला करते हैं, लेकिन मास्टर कैंग यहाँ अपने एक ही उंगली की पावर से उनके इस रैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे ये फाइट हमें पूरी नहीं दिखाई जाती क्योंकि इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जाओ वैन और याओ याओ पर आ जाता है। वो अभी इसी जगह पर आ गए थे जहाँ से जाओ वैन पहली बार टेलीपोर्ट हुआ था। यहाँ अभी उसके फादर भी उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। वैसे अब कुछ ही दिनों में जाओ वैन की फैमिली ने याओ याओ को अपना लिया था, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे थे, जैसे कि याओ याओ उन्हीं की फैमिली मेंबर हो। आज खाना खाते वक्त याओ याओ जाओ वैन के फादर को वाइन पीता हुआ देखती है और कहती है कि ये क्या है और क्या मैं इसे पी सकती हूँ, जिस पर जाओ वैन के फादर तुरंत उसे वाइन दे देते हैं। हालांकि जाओ वैन की मदर उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन तभी याओ याओ वो पूरी वाइन पी लेती है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखते हुए जाओ वैन की मदर यहाँ जाओ वैन के फादर से कहती है कि आपको समझना चाहिए कि याओ याओ अभी छोटी है,
और लड़कियों को तो वाइन पीनी ही नहीं चाहिए। हालांकि अब तभी उन्हें खांसी आने लगती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जो देख याओ याओ उन्हें जेड लोटस देती है जो कि उनकी एनर्जी को बैलेंस रख सकता है। अभी जाओ वन की मदर उसे लेने से मना कर रही थी, लेकिन जाओ वन कहता है कि आप इसे रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। वैसे अब तभी वहाँ एक आदमी आता है और जाओ वन के फादर को बुलाता है क्योंकि जाओ वन जिस एकेडमी में पढ़ता है वहाँ के मास्टर उनसे मिलने आए हैं। इस मास्टर का नाम तियान है। ये अभी क्लास बी के मास्टर के बारे में कुछ बताने आए थे। वैसे हमें ये चीज पहले से पता है कि 2 महीने बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। बस प्रॉब्लम ये है कि इस एग्जाम में जो क्लास जीतती है उस क्लास को सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और अब तक हमेशा से क्लास बी ही जीतती आ रही है। वैसे जाओ वन क्लास ए का स्टूडेंट है और जो मास्टर तियान है वो भी क्लास ए के ही टीचर है। वैसे मास्टर तियान एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन क्लास बी अभी कुछ सालों से जीत रही है, जिस वजह से सभी पावरफुल स्टूडेंट क्लास बी को ही ज्वाइन करना पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ इनकी क्लास में ऐसा कोई नहीं जो ज्यादा ताकतवर हो और इनकी क्लास में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग अभी यूवी ही है। वो अभी यहाँ जाओ वन के फादर से इसलिए मिलने के लिए आए थे जिससे ये उन्हें बता सके कि क्लास बी का जो टीचर है वो सही नहीं है। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, इसलिए उसे ये एग्जाम किसी भी कीमत पर ये लोग नहीं जीतने दे सकते। हालांकि इतना सुनकर जाओ वन कहता है कि चिंता मत कीजिए, इस बार का एग्जाम हम ही जीतेंगे। लेकिन जाओ वन के वैसे ही मेरिटियंस नहीं है और सभी को पता है कि जाओ वन कमजोर है, इस वजह से उस पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर जाओ वन प्रॉमिस करता है कि क्लास ए ही जीतेगी, इसलिए मास्टर तियान उसकी बात मान लेते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जाओ वन अभी यूवी के साथ मार्केट में था जहाँ वो बात कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। वैसे यूवी जाओ वन को लाइक करती है, लेकिन उसने ये बात अभी तक जाओ वन को बताई नहीं है। वैसे अभी वहाँ दूर से लिंसी भी उन्हें देखकर चल रहा था, पर तभी वहाँ पर वो दूसरा स्टूडेंट आता है जो कि उस दिन लिंसी को दूर से छुपकर देख रहा था। इसका नाम की यू है और ये भी जाओ वन को ज्यादा पसंद नहीं करता है। ये यहाँ लिंसी से कहता है कि क्या तुम यूवी को पसंद करते हो, जिस पर लिंसी कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यूवी जाओ वन के साथ है जो कि बहुत कमजोर लड़का है, उसके साथ यूवी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो अपने जैसे पावरफुल लोगों के साथ रहे। इस पर कीयू कहता है कि हाँ मैंने उसे हमारी क्लास बी ज्वाइन करने का ही कहा था, लेकिन वो नहीं माने। वैसे अब यहाँ कीयू लिंसी से कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक मौका है यूवी को इम्प्रेस करने का, एग्जाम आने वाला है, वहाँ अगर तुम जाओ वन से फाइट कर उसे हरा दो तो इससे यूवी के सामने तुम्हारी अच्छी इमेज बन जाएगी। इस पर लिंसी कहता है कि पर किसकी किससे फाइट होगी ये हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, जिस पर कीयू बोलता है कि इस बात की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। वैसे अब सीन चेंज होकर यहाँ जाओ वन के पास आता है जो कि अभी ड्रैगन ब्रेथ नाम की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। इस टेक्निक में उसे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना था और अभी वो इस टेक्निक को थोड़ा थोड़ा सीख भी चुका है, जिस वजह से वो बहुत खुश था। लेकिन याओ उससे कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये टेक्निक इस तरह से काम नहीं करती। जिसके बाद वो अपने पेट मतलब टुनटुन को वहाँ नीचे भेजकर उसे ये टेक्निक परफॉर्म करने को कहती है। टुनटुन इस टेक्निक को इतनी परफेक्टली परफॉर्म करता है कि जाओ वन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वैसे अब जाओ वन को भी सही तरीका पता चल चुका था, इसलिए वो फिर से कोशिश करता है, जिसे वो इस बार थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वैसे अब वो फिर से कोशिश करने ही वाला था, लेकिन तभी याओ कहती है कि ऐसा मत करो वरना तुम चल फिर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस टेक्निक को दिन भर में एक ही बार प्रैक्टिस करना सही है। मगर जाओ वन ने एक बार प्रैक्टिस कर लिया था और उसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए वो फिर से उसे प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओ वन उस टेक्निक को टोटल 4 बार परफॉर्म कर चुका था और उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। पर फिर भी अब वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि उसे अपनी बाकी टेक्निक्स का भी ध्यान रखना है। वैसे मास्टर कैंग ने बताया था कि याओ बहुत ताकतवर है, इसलिए जाओ वन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हेवनली मार्क्स के बारे में पता है, जिस पर याओ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। अब जाओ वन कहता है कि क्या तुम मुझे उसके बारे में सिखाओगी, जिस पर याओ मना कर देती है, पर जाओ वन उसे लालच देता है। वो कहता है कि मैं इस पूरी सिटी की सबसे टेस्टी वाइन तुम्हें ला कर दूंगा, क्या उसके बदले में तुम मुझे हेवनली मार्क्स के बारे में सिखा सकती हो। अब याओ मान जाती है और कहती है कि किसी भी हेवनली मार्क्स को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो इस पर जाओ वन कहता है कि एक पावरफुल सोल की। अब याओ कहती है कि तुमने सही कहा और वो बताती है कि जब उसके ग्रैंडफादर मतलब मास्टर कैंग ने जाओ वन से हेवनली मार्क्स के बारे में पूछा था और जाओ वन ने बताया था कि वो उनके बारे में एक्साइटेड है। अब उसके ग्रैंडफादर ने जाओ वन को एक टेक्निक दी थी, वो टेक्निक थी केओस वॉइड, जिससे जाओ वन अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब जाओ वन तुरंत ही इस टेक्निक को परफॉर्म करने लगा था। यहाँ उसकी सोल एक केओस एरिया में फंस जाती है, जहाँ एक अलग ही स्पिरिचुअल रियलम थी, जहाँ पोर्टल बने हुए थे, जहाँ टोटल 9 पोर्टल है और जाओ वन एक पोर्टल को क्लियर कर दूसरे पोर्टल तक पहुँच सकता है।
हालांकि एक बॉटल को क्लियर करने में ही जाओ वैन को इतनी ज्यादा बार लगेगी कि इससे उसकी सोल भी खत्म हो सकती है। वैसे इससे जाओ वैन मरेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निक का हिस्सा है, इसलिए जाओ वैन आगे बढ़ता है। अब जब वो पहले बॉटल को पार कर रहा था तभी उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और जाओ वैन की बॉडी में ऐसा दर्द होता है जैसे सच में उसकी जान चली गई हो। लेकिन फिर भी जाओ वैन हार नहीं मानता। कुछ देर बाद जाओ वैन की बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ बाहर याओ याओ ये चीज नोटिस करते हुए समझ जाती है कि जाओ वैन ने पहला बॉटल पार कर लिया है। जब जाओ वैन नॉर्मल होता है तो याओ याओ उससे पूछती है कि तुमने बॉटल पार करने के लिए कितने चांसेस का यूज किया। इस पर जाओ वैन कहता है 89 बार मैंने ट्राई किया था। ये सुनकर याओ याओ हैरान हो जाती है। वो अभी जाओ वैन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि जाओ वैन ने 89 बार मरने जितना दर्द सहा है। वैसे अब जाओ वैन की इस लगन को देखकर वो जाओ वैन को एक नए हेवनली मार्क के बारे में बताती है। साथ ही जब जाओ वैन अपने तियान ब्रश को चेक करता है तो उस पर भी एक सिंपल ग्लो करने लगा था। इसका मतलब अब वो उसकी 10% पावर का इस्तेमाल कर सकता है और उस ब्रश को एक वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। वैसे वो मेन एग्जाम 2 महीने बाद होनी थी, इसलिए इन 2 महीनों तक जाओ वैन याओ याओ के दिए हुए उस हेवनली माँ की प्रैक्टिस और साथ ही इन नई नई टेक्निक की प्रैक्टिस जोरों शोरों से करता है। और अब फाइनली 2 महीने कंप्लीट हो चुके थे और उसी एग्जाम का दिन आ गया था। यहाँ सभी लोग एरिना के आसपास आ चुके थे और अब पहली फाइट शुरू होनी थी। पहली फाइट जाओ वैन और युआन नाम के एक लड़के की होनी थी। युआन असल में कियू का ही एक दोस्त है जिसे कियू ने जाओ वैन के साथ लड़ने के लिए चुना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युआन के 3 मेरिडियंस अनलॉक है। इसका मतलब वो सच में पावरफुल है, लेकिन जाओ वैन से लड़ते वक्त उसके ये मेरिडियंस किसी काम नहीं आते, क्योंकि जब वो तीनों मेरिडियंस की पार से जाओ वैन की तरफ पंच करता है तो जाओ वैन उसके पंच को रोक देता है और बाद में एक लात मारते हुए उसे एरिना से बाहर फेंक देता है। यहाँ जाओ वैन ने अपने कार्ड्स अभी खोले ही नहीं थे और यून हार चुका था, जो देखकर सभी लोग हैरान थे और वहाँ की यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो ये चीज समझ चुका था कि शायद जाओ वैन ने मेरिडियंस अनलॉक कर लिए हैं, लेकिन ये सुनकर उसके पास खड़ी एक लड़की कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ वैन की बॉडी में तो मेरिडियंस थे ही नहीं। पर कियू को अपनी आंख पर पूरा भरोसा है। हालांकि ये जानता है कि जाओ वैन ने ज्यादा मेरिडियंस अनलॉक नहीं किए हैं, क्योंकि उसने ये चीज पहले ही महसूस कर ली थी। अब यहाँ जब जाओ वैन यूवी के पास आता है तो यूवी उससे पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारे मेरिडियंस अनलॉक कर लिए, जिस पर जाओ वैन बताता है कि हाँ मैंने 2 मेरिडियंस अनलॉक कर लिए हैं। जो जानकर यूवी बहुत हैरान होती है, क्योंकि जाओ वैन ने 2 महीने के अंदर इतनी प्रोग्रेस कर ली है। वैसे अब अगला मैच यूवी का था, जिसे वो बहुत आसानी से जीत लेती है। और फिर कुछ डिसाइपल्स के बाद यहाँ लिंजी की बारी आती है। लिंजी ने 4 मेरिडियंस अनलॉक कर लिए हैं, इस वजह से वो अपने सामने खड़े ओपोनेंट को हमला करने का मौका दिए बगैर हरा देता है और बाद में उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। वो ओपोनेंट माफी मांग रहा था, लेकिन फिर भी लिंजी नहीं रुकता। जाओ वैन भी उसे रुकने को कहता है, लेकिन अब लिंजी नहीं रुकता तो जाओ वैन रेफरी से कहता है कि ये लड़ाई रुकवानी चाहिए। पर यहाँ फिर भी लिंजी ने अपने ओपोनेंट को एरिना में लात मारते हुए बाहर फेंक दिया था, जिससे उसे बहुत चोट आई थी। जाओ वैन समझ आता है कि लिंजी एक अच्छा लड़का नहीं है और अब वो कियू साथ मिल गया है। इसका मतलब अभी तक वो उसका दोस्त बनने का नाटक करता था। अब यहाँ अगला राउंड शुरू होता है। अगले राउंड में फिर से 1 वर्सेस 1 फाइट शुरू हो चुकी थी, जिस दौरान हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ यूवी भी अपना मैच जीत चुकी थी और साथ ही जब लिंजी की बारी आती है तो वो भी अपने ओपोनेंट को बहुत आसानी से हरा देती है। अब आखिर में फाइट जाओ वैन की होनी थी और उसका ओपोनेंट था शियू, जिसे कियू ने चुना है। अब यहाँ वो दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है। इस बार जाओ वैन ने अपना एक हेवनली मार्क भी सभी के सामने ला दिया था। वैसे तो हेवनली मार्क पावरफुल होते हैं, लेकिन जाओ वैन ने ये हेवनली मार्क तियान वैन ब्रश से क्रिएट किया है। इस वजह से इसकी पावर और ज्यादा थी, इसलिए वो इसलिए यहाँ शियू को हरा देता है और बाद में वो उसकी तरफ याओ याओ की सिखाई हुई उस नई टेक्निक से भी हमला करता है। हालांकि शियू हार चुका था और डर गया था, इसलिए जाओ वैन पहले ही रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम हार मानते हो, जिस पर शियू हार मान लेता है। इसलिए जाओ वैन अपना अटैक रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस कंपटीशन को जीतकर भी ये चीज दिखा सकता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इसलिए मुझे खुद से कमजोर स्टूडेंट को जबरदस्ती पीटने की जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ कियू को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था और यहाँ पर मास्टर तियान, जो कि क्लास A के टीचर है, वो इस चीज से बहुत खुश हो रहे थे। अब फाइनली यहाँ 3rd राउंड शुरू होता है। ये आखिरी राउंड थे,
इसमें अभी 1 वर्सेस 1 होना था। जब टिकट्स चेक की जाती हैं तो पहले राउंड में झाओ वन की फाइट यहाँ लिंसी के साथ डिसाइड होती है, लेकिन ये चीज गलत थी क्योंकि लास्ट राउंड में भी जुआन ने ही आखिर में फाइट की थी और यहाँ फर्स्ट राउंड में भी उसे बुलाया जा रहा था। अभी झाओ वन को रेस्ट करने का मौका नहीं मिला और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब जरूर यहाँ चीटिंग हो रही है। झाओ वन तो समझ गया था कि ये रेफरी जरूर क्लास बी के साथ मिला हुआ है और वहाँ टीचर ध्यान भी ये चीज समझ रहे थे, इसलिए वो इस पर आवाज उठाते हैं। लेकिन क्लास बी का मास्टर जू होंग कुछ नहीं कहता और सब कुछ ऐसे ही चलने देता है। अब यहाँ झाओ वन और लिंजी दोनों आमने सामने थे। अभी यूवी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो रेफरी से कहती है कि ये गलत है, लेकिन रेफरी उसे ही धमकी देने लगता है कि तुमने फिर से कुछ कहा तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगी। इसलिए अब झाओ वन उसे कुछ ना कहने को कहता है और फिर लिंजी और झाओ वन की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान झाओ वन लिंजी को टक्कर दे रहा था, जबकि लिंजी अपने 4 मेरिडियंस अनलॉक कर चुका है। यही चीज देखते हुए अभी सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान थे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि शायद इस लड़ाई को झाओ वन जीत जाए, लेकिन ये लगभग नामुमकिन सी बात थी। वैसे ये सुनकर यहाँ अभी लिंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अभी इसी गुस्से में वो झाओ वन की तरह बहुत पावरफुल अटैक्स करता है, लेकिन झाओ वन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि लिंजी का एक अटैक भी उसे नहीं लग रहा था। झाओ वन की स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि उसने याओ याओ से एक टेक्निक सीखी है। इसके थ्रू वो खुद को हवा की तरह यहाँ वहाँ मूव कर सकता है। अभी इसी वजह से सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे जितनी बार झाओ वन लिंजी के अटैक से बच रहा था, उतनी ही लिंजी खुद की बेइज्जती महसूस कर पा रहा था। इस वजह से अब वो बहुत सीरियसली अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ उसकी बॉडी से एक पर्पल एनर्जी निकलती है, जिसकी अटैक की वजह से झाओ वन लगभग एरिना के बिल्कुल कॉर्नर में आ गया था, पर वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। वैसे यहाँ पर अब झाओ वन अटैक करने लगा था, जिस अटैक को रोकने के लिए लिंजी डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक थी क्योंकि यहाँ झाओ वन जिस अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, उस अटैक की एनर्जी लिंजी पूरी तरह से एब्सॉर्ब करते जा रहा था और बाद में उसी एनर्जी से वो झाओ वन पर हमला कर रहा था, जो देखकर सभी हैरान थे। लेकिन वहाँ कीयू बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसी ने ये टेक्निक लिंजी को बताई है, क्योंकि इस टेक्निक से झाओ वन अब कभी भी लिंजी को नहीं हरा पाएगा। हालांकि यहाँ झाओ वन ने हार नहीं मानी थी। वो तेज रफ्तार से अपने हेवनली मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहा था, लेकिन अब उसके 2 हेवनली मार्क खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी टाइम लिमिट होती है। इसलिए अब झाओ वन ना ही तेज भाग सकता था और ना ही वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता था। इसलिए अब उसे यहाँ याओ याओ के सिखाए हुए उस सीक्रेट हेवनली मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन लिंजी ने उसकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद झाओ वन वहाँ से सीधा हवा में आकर ड्रैगन क्लॉ नाम के अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से लिंजी का बैरियर टूट जाता है और लिंजी को थोड़ी चोट भी आती है, लेकिन अभी भी वो हारा नहीं था। वैसे झाओ वन के इस अटैक में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी समय रहते उसने ड्रैगन ब्रेथ से अपनी एनर्जी को फिर से रिगेन कर लिया था। यहाँ अभी सभी स्टूडेंट इस लड़ाई को देखकर बहुत हैरान थे और यूवी झाओ वन को चीयर कर रही थी, जो देखकर लिंजी को और गुस्सा आ रहा था। यहाँ गुस्से में वो फिर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन झाओ वन उसके हमले को रोकता है। जिसके बाद गुस्से में ही यहाँ लिंजी ने अपने 4 मेरिडियंस की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन झाओ वन के 2 मेरिडियंस उसके 4 मेरिडियंस से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं और लिंजी का ये अटैक भी नाकाम साबित हो जाता है। और इसके बाद अब झाओ वन यहाँ हवा में आकर अपनी ड्रैगन क्लॉ की पूरी पावर का यूज करने का फैसला करता है। अभी यहाँ लिंजी ने एक बार फिर बैरियर क्रिएट किया था, लेकिन इस बार भी उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ झाओ वन ने इस बार ड्रैगन क्लॉ में पूरी पावर लगा दी थी, जिस वजह से लिंजी वहाँ एरिना से बाहर फेंक जाता है और हार जाता है। ये देखने के बाद वहाँ हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था और दूसरी तरफ कीयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नीचे वो रेफरी खुद हैरान था, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पाता और तभी मास्टर तियान झाओ वन को इस राउंड और उस एग्जाम का विनर अनाउंस कर देते हैं। वो अभी झाओ वन की जीत से बहुत ज्यादा खुश है। वैसे वहाँ कीयू जब आकर अपने फादर से मिलता है, उसका फादर की फैमिली का लीडर है और वही असल में पूरी क्लास बी को ऑपरेट करता है, क्योंकि जू वोंग उसके साथ मिला हुआ है। ये इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म इसलिए करना चाहते थे जिससे सारे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट क्लास बी में ज्वाइन हो जाए, जिससे सीक्रेटली ही सही पर की फैमिली और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अभी इनका प्लान नाकाम हो गया क्योंकि झाओ वन एग्जाम पास कर चुका है और उसने एग्जाम पास कर क्लास ए रिज्वाइन कर ली है। हालांकि इस पर कीयू का फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि की फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्लानिंग मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ। झाओ वन के इस एग्जाम को पास कर लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अभी इस साल के अंत तक एक और एग्जाम आने वाली है जिसमें हम ही जीतने वाले हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम झाओ वन और यूवी को देखते हैं।
वो अपनी क्लास ई में पहुंच चुके थे, जहां वो नए स्टूडेंट से मिलते हैं। ये सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे क्योंकि ये उतनी ताकतवर नहीं है। इस वजह से इन्हें इस चीज की कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी क्लास में पावरफुल स्टूडेंट्स आएंगे। पर इस बार तो दोनों ही टॉप लेवल के स्टूडेंट वहाँ आए हैं, जिस वजह से ये उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पर झाओ वन और यूवी की मुलाकात क्लास मॉनिटर यांग जी से होती है। इस लड़के ने अपने 5 मेरिडियंस अनलॉक कर दिए और हमें पता चलता है कि यूवी भी अपनी 5 मेरिडियंस अनलॉक कर चुकी है। अब तभी वहाँ पर मास्टर थियान आते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग खुश किस बात पर हो रहे हो? इस साल के अंत तक एक और एग्जाम आने वाली है और उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ही तुम्हें पूरे 5 मेरिडियंस अनलॉक करने होंगे और तुम में से किसी के भी 5 मेरिडियंस अनलॉक नहीं है। सिर्फ यांगजी और यूवी को छोड़कर तुम्हें जल्द से जल्द अपने मेरिडियंस अनलॉक करने होंगे, इसलिए अब से तुम्हारी दुगनी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये सुनकर वो सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं, पर ताकतवर बनने के लिए ऐसा करना ही होगा। वैसे आज मास्टर तियान इन्हें जीत वाटरफॉल पर ले जाने वाले हैं, जहाँ सभी क्लासेस जा सकती हैं, लेकिन सभी क्लासेस का अलग अलग टाइम होता है। जीत वाटरफॉल के अंदर जाकर ये लोग वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैसे अब यहाँ रास्ते में इन्हीं की क्लास में किंग शी इन्हें बताती है कि ये जीत वाटरफॉल बहुत ही कमाल की जगह है, यहाँ तुम एनर्जी एब्जॉर्ब कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी बॉडी पर एक हेवनली मार्क लगाना होगा, जिससे तुम उस एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओ। वैसे हेवनली मार्क की वजह से प्रोसेस को नेचुरल नहीं कहा जा सकता। अब जब सभी बच्चे मार्क लगवा रहे थे, तब झाओ वन उस वाटरफॉल के पास जाता है। अभी वो इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऐसे ही वाटरफॉल में छलांग लगा देता है। अभी वाटरफॉल के अंदर आने के बाद झाओ वन को अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी कि वो उस प्रेशर को झेल ले। वैसे वहाँ बाहर जब यूवी झाओ वन का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर किंग शी आती है और कहती है कि झाओ वन कहाँ है, कहीं वो वाटरफॉल में तो नहीं चला गया। इस पर यूवी हाँ करती है, जो सुनकर किंग शी बताती है कि वो हेवनली मार्क लगाकर पिछली बार जब इस वाटरफॉल के अंदर गई थी तो 5 मिनट भी अंदर नहीं रह पाई थी और झाओ वन तो बिना मार्क के चला गया। अब वो तुरंत टीचर को बताने के लिए भागती है, लेकिन तभी झाओ वन वहाँ से बाहर आ जाता है। झाओ वन अभी थक चुका था क्योंकि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी झाओ वन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि झाओ वन सोचता है कि अगर उसके पास एक हेवनली मार्क होता तो वो ज्यादा एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ही यूवी को लेकर अपने घर की तरफ भागता है। यहाँ उसने मास्टर तियान से कह दिया था कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है और जल्दी लौट आएगा। अब यहाँ घर पहुँचकर वो यूवी को बाहर खड़ा होने को कहता है और अंदर जाकर याओ याओ से हेल्प मांगता है। वो उससे एक ऐसा हेवनली मार्क मांग रहा था जिससे वो एनर्जी को और ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ इसके बदले वो याओ याओ को एक पाइन की बोतल देता है। वैसे वहाँ पत्थर के पीछे से यूवी सब कुछ देख रही थी। अभी जब झाओ वन शर्ट उतारता है और हेवनली मार्क बनाने बैठता है तो यूवी कुछ गलत समझ लेती है और सोचती है कि झाओ वन उसे यहाँ क्यों लाया है। अभी हेवनली मार्क बनाते वक्त झाओ वन को दर्द हो रहा था, इसलिए वो चीख रहा था, जिसे यूवी और ज्यादा गलत समझ लेती है। वैसे अब झाओ वन की बॉडी पर हेवनली मार्क आ चुका था, इसलिए वो याओ याओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फ्रेंड यूवी की बॉडी पर भी एक हेवनली मार्क बना दे। अभी याओ याओ नहीं मान रही थी, लेकिन झाओ वन उसे एक और बोतल देने का प्रॉमिस करता है। साथ ही कहता है कि यूवी एक अच्छी लड़की है, तुम उससे दोस्ती कर सकती हो, जिसके बाद याओ याओ हाँ कर देती है। अब झाओ वन जाकर यूवी को बुलाकर लाता है, जिस पर यूवी कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन झाओ वन कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तो यहाँ हेवनली मार्क बनाने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ, इससे हम और ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर पाएंगे। अब यूवी को सारी बात समझ आ जाती है और वो सोचती है कि वो क्या क्या सोच रही थी। अब बाद में याओ याओ उसे लेकर जाती है और कमरे में ले जाकर उसकी पीठ पर सेम वैसा ही हेवनली मार्क बनाती है जैसा उसने झाओ वन की बॉडी पर बनाया था, लेकिन यूवी की बॉडी पर जो मार्क है वो ज्यादा परफेक्टली बना था। इससे याओ याओ को लगता है कि शायद यूवी की बॉडी के अंदर यिंग यांग एनर्जी है, मगर वो इस बारे में यूवी से नहीं पूछती। अब तभी सीन चेंज होकर वहाँ वाटरफॉल के पास आता है। सभी स्टूडेंट्स अभी वहाँ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे थे और उन्होंने ग्रुप बना रखे थे, क्योंकि एक साथ सब स्टूडेंट्स अंदर नहीं जा सकते। इन्हें 3 घंटे का टाइम मिला है, लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही क्लास बी और उसका मास्टर जू होंग वहाँ आ जाता है। जू होंग यहाँ आकर कहता है कि तुम्हारी क्लासेस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर वेस्ट कर रही है, क्लास बी को इसे एब्सॉर्ब करने दो, क्योंकि वही इस एकेडमी का फ्यूचर है। हालांकि मास्टर तियान इस बात पर कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए तो इस बारे में जाकर किंग से बात करो, लेकिन इस पर जू होंग कहने लगता है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब यहाँ किंग के डिसरिस्पेक्ट देखकर मास्टर तियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जो देख जू होंग अपनी एनर्जी रिलीज करने लगा था,
अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ वापस जाओ वैन के पास आता है। जाओ वैन, यूवी और याओ याओ तीनों ही यहाँ जेड वाटरफॉल की तरफ आ रहे थे। जिस दौरान जाओ वैन कहता है कि इस हेवनली माँ की वजह से मेरी बॉडी बहुत भारी भारी लग रही है, लेकिन इस पर यूवी कहती है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। अब तभी वहाँ टुनटुन आ जाता है। वो जाओ वैन के ऊपर छलांग लगाते हुए खाना ढूंढ रहा था, लेकिन जाओ वैन उसे खाना देने की बजाय उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर याओ याओ कहती है कि तुम्हें इसे नहीं चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये तुम्हें खा जाएगा। हालांकि अब तभी वहाँ वो कुछ स्टूडेंट्स को बात करता सुनते हैं। वो बात कर रहे थे कि क्लास ए और क्लास बी के टीचर की फाइट होने वाली है, हमें जाकर उस फाइट को जरूर देखना चाहिए। ये सुनकर ये लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं। अभी वहाँ पर बहस इस बात पर हो रही थी कि क्लास ए को 3 घंटे नहीं मिलने चाहिए, जबकि रूल के हिसाब से सबको बराबर बराबर टाइम मिल रहा है। वैसे अब तभी कीयू सामने आकर कहने लगता है कि हमारी क्लास बी ही बेस्ट क्लास है, जो ज्यादा ताकतवर है उन्हें ही ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर बने, क्योंकि इस चीज से उनकी जाओ सिटी ही और ज्यादा ताकतवर होगी। लेकिन अब तभी वहाँ जाओ वैन आ जाता है और कहता है कि तुम कमाल की बात कर रही हो, तुमने कहा कि तुम्हारी क्लास बेस्ट है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक क्लास तभी बेस्ट कहलाती है जब वो 3 बार एग्जाम में हर साल टॉप पर आए, लेकिन तुम्हारी क्लास तो सिर्फ 2 ही साल तक टॉप की है। अभी एक और साल बचा हुआ है और इस साल वैसे भी हमारी क्लास ए जीतने वाली है। अभी यहाँ जाओ वैन की एंट्री देखकर सभी हैरान थे और कीयू थोड़ी देर के लिए चुप था, लेकिन सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। इसलिए वो कहता है कि हमारी क्लास बेस्ट है और अगर ना मानो तो हम एक कंपटीशन कर सकते हैं। जाओ वैन पूछता है कि कैसा कंपटीशन, जिस पर कीयू कहता है कि हम जेड वाटरफॉल के अंदर जाकर वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कंपटीशन करेंगे, जो ज्यादा देर वहाँ रह पाया वो जीत जाएगा। अभी यहाँ सब उसकी चाल समझ चुके थे, क्योंकि कीयू के 6 मेरिडियंस ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं। वो इजीली ज्यादा देर तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि क्लास ए में 6 मेरिडियंस अनलॉक करने वाला कोई है ही नहीं। अभी यहाँ कीयू की शर्त के मुताबिक अगर क्लास ए हार जाती है तो उन्हें अपने 1.5 घंटे कम कराने होंगे, जिसमें से 1 घंटा क्लास बी और 15-15 मिनट क्लास सी और डी को मिलेंगे। अब जाओ वैन भी सेम शर्त लगाता है और इस बार जाओ वैन खुद को इस शर्त में इन्वॉल्व करता है, मतलब कि अब क्लास ए की तरफ से जाओ वैन वाटरफॉल के अंदर जाएगा, जो सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि जाओ वैन के सिर्फ 2 ही मेरिडियंस अनलॉक हुए हैं। यहाँ पर अभी कीयू इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था और वो तुरंत ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में जाओ वैन जाकर मास्टर तियान से माफी मांगता है, क्योंकि उसने शर्त एक्सेप्ट कर ली थी। मास्टर तियान को उस पर भरोसा था। अब यहाँ वो दोनों ही वाटरफॉल के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ कीयू कहता है कि अभी भी मौका है, तुम हार मान लो, लेकिन जाओ वैन कहता है नहीं, और इसके बाद वो सीधा पानी में जंप कर देता है। वैसे यहाँ कीयू के हाथ में एक पिल थी, मतलब वो चीटिंग करने वाला है। अब वो भी यहाँ पानी में आ जाता है और दोनों ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। अभी इस दौरान कीयू को पहले से उम्मीद थी कि वो आराम से जीत जाएगा, उसे चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज वो पानी में ही यहाँ जाओ वैन को खत्म करने की प्लानिंग से आया है। अभी जब जाओ वैन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए आधा घंटा बीत जाता है, जो देखकर वहाँ बाहर क्लास बी का मास्टर जू हंग बहुत हैरान था, क्योंकि तो मेरिडियंस वाले स्टूडेंट का पानी में आधे घंटे रहना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे तभी पानी में जाओ वैन नोटिस करता है कि उसके मेरिडियंस में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, और जैसे जैसे आधा घंटा और बीतता है तो जाओ वैन समझ जाता है कि उसका 3rd मेरिडियन अनलॉक होने वाला है। ये बिल्कुल ब्रेक थ्रू की तरह था। इसका मतलब जाओ वैन को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। और वहाँ दूसरी तरफ कीयू जब देखता है कि जाओ वैन इतनी आसानी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो अब वो उस पिल को भी खा लेता है जिसे वो साथ लाया था। इससे उसकी सोल पार बढ़ गई थी और अब वो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था। इसका मतलब और देर तक यहाँ बैठे रह सकता है। अभी इसी दौरान वो नोटिस करता है कि जाओ वैन का ब्रेक थ्रू होने वाला है, मतलब उसका 3rd मेरिडियन अनलॉक होने वाला है। वैसे तो ये जाओ वैन के लिए अच्छा है, लेकिन अभी ये बात कीयू के लिए ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जाओ वैन को इससे बॉडी पेन होगा और वो ज्यादा देर ये चीज नहीं सह पाएगा। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए कीयू अपनी सोल को जाओ वैन के सोल सी में पहुंच जाता है, जहां जाओ वैन अभी बैठकर अपने मेरिडियंस को ब्रेक थ्रू होने से रोक रहा था, क्योंकि इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द सहना होगा। उसे दर्द से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस दर्द की वजह से उसकी क्लास हार भी सकती है। वैसे अब यहाँ जैसे ही कीयू आता है तो वो जाओ वैन पर अपनी सोल नीडल से हमला करना शुरू कर देता है। इससे बचने के लिए जाओ वैन ने अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन वो शील्ड भी ज्यादा देर तक उस सील नीडल को नहीं रोक सकती, क्योंकि यहाँ पर कीयू बाहर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बजाय पूरा फोकस हमला करने पर लगा रहा है। फाइनली अब जाओ वैन की शील्ड ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से वो नीडल उसे लगने ही वाली थी, लेकिन उसी समय जाओ वैन का 3rd मेरिडियन अनलॉक होता है।
इससे जाओ वन को बॉडी पेन तो होता है, लेकिन उसने वो दर्द सह लिया था। इसकी वजह से वो सोल नीडल भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर अभी जाओ वन तुरंत कियोस वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल कर एक डार्क पोर्टल ओपन करता है, जो कि अभी कियू की सोल को अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे ही कियू की सोल उसके पार हो जाती है तो वो वहीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब वो वापस कियू की बॉडी में पहुंच चुकी है। और इस चीज से कियू को इतना दर्द हुआ था जैसे कि वो जान से मारा जा चुका हो। और यहाँ जाओ वन से बिल्कुल उल्टा, वो इस दर्द को बिल्कुल सह नहीं पाता, जिसकी वजह से वो वाटरफॉल से बाहर फेंक जाता है और हार जाता है। अब बाद में जाओ वन बाहर आता है। सभी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक था और साथ ही ब्रेक थ्रू करते हुए उसने अपने थर्ड मेरिडियन को भी अनलॉक कर लिया था। जाओ वन यहाँ क्लास बी को उनकी शर्त याद दिलाता है। अभी क्लास बी कुछ नहीं कर सकती थी, पर क्लास बी के मास्टर जू होंग को यकीन नहीं था कि कियू हार नहीं सकता, क्योंकि उसके 6 मेरिडियंस अनलॉक थे। वो कहता है कि तुमने जरूर चीटिंग की होगी, जिसके बाद जाओ वन सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से कियू ने उसके ऊपर सोल नीडल से हमला किया था, जबकि इससे जाओ वन की जान जा सकती थी। हालांकि जू होंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कह रहा था कि सच्चाई बताने के लिए अभी कियू होश में नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी मत कहो। लेकिन कियू के सर पर अभी एक पर्पल निशान था, जो कि उसी पिल का है जो कि कियू ने पानी के अंदर खाई थी। जाओ वन वो निशान भी दिखाता है और सभी समझ जाते हैं कि जाओ वन सच कह रहा है। इस वजह से अब क्लास बी को चुपचाप अपना मुंह छुपाकर वहाँ से जाना पड़ता है। अब जैसे ही वो चले जाते हैं तो जाओ वन यहाँ मास्टर थियान से कहता है कि शर्त के मुताबिक भले ही हमें 1 घंटा मिलेगा और क्लास सी और डी को 15-15 मिनट मिलेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम तीनों क्लास में बराबर टाइम बांटेंगे। मतलब हम भी आधा घंटा रहेंगे और बाकी क्लासेस भी। अब इस चीज से सभी क्लास सी और डी के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी क्लास का सोचा है। वो जाओ वन से इम्प्रेस थे और यहाँ मास्टर थियान भी जाओ वन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। अभी मास्टर थियान जाओ वन के फादर के बारे में सोचते हुए कह रहे थे कि जाओ वन आगे चलकर एक अच्छा राजा बनेगा। वैसे अभी तक क्लास 1 का टाइम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो फिर से जेड वाटरफॉल के अंदर जाकर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ कियू को होश आ चुका था और वो अपने मेंशन पहुँच चुका था, जहाँ भी वो गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा था। तभी उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे समझाती है कि उसे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाओ वन से लड़ने का उसे एक और मौका मिलेगा, जहाँ वो सबके सामने जाओ वन को हरा सकता है। इस पर कियू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब दूसरी तरफ वहाँ हम जाओ वन के पास आते हैं। यहाँ अभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और बाहर यांगजी उसकी तारीफ मास्टर थियान से कर रहा था। इस तारीफ के दौरान यांगजी कहता है कि जाओ वन तो हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसके अभी तक सिर्फ 3 ही मेरिडियंस अनलॉक हुए हैं। उसे जल्द से जल्द अपने बाकी मेरिडियंस अनलॉक करने होंगे, वरना वो मेन एग्जाम में हिस्सा कैसे लेगा। इस पर मास्टर थियान कुछ नहीं कहते। वैसे यहाँ पर अभी उनका टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए वो सभी स्टूडेंट से वाटरफॉल से बाहर आने का कहकर वापस क्लास की तरफ चलने का बोलते हैं। अब जब सभी स्टूडेंट्स लौट रहे थे, उसी दौरान जाओ वन वाटरफॉल से निकल कर आता है। उसने अपना यहाँ 4th मेरिडियन लॉक कर लिया था, जिस बात से वो सभी हैरान थे, क्योंकि जाओ वन ने एक ही दिन में 2 मेरिडियंस अनलॉक किए हैं, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि जाओ वन इस चीज पर अभी ज्यादा खुश नहीं था। उसका रीजन हमें बाद में उसके घर पर पता चलता है। वो बताता है कि वाटरफॉल के अंदर उसके मेरिडियंस इतने इफेक्टिवली तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर चुका है। इस पर याओ याओ कहने लगती है कि तुमने सही कहा, लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे तुम अपना 5th मेरिडियन अनलॉक कर सकते हो। वो बताती है कि 36 पीस ब्लड हेवनली मार्क एक स्पेशल हेवनली मार्क होता है, जिससे मेरिडियन को अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन ये एक इविल टेक्निक थी, इसलिए ये बहुत रिस्की है। और याओ याओ बताती है कि इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। इस वजह से जाओ वन की मदर बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन जाओ वन कहता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे खतरा उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो अगले ही दिन याओ याओ के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वैसे यहाँ जाओ वन के फादर ने जाओ वन के साथ अपने कुछ आदमी भी भेजे थे, लेकिन जाओ वन उनकी हेल्प नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब जंगल में आने के बाद शुरुआत से ही जाओ वन की मुलाकात एक बीस्ट से होती है, लेकिन वो बीस्ट यहाँ टुनटुन के ऑरा को महसूस करते हुए डरकर भाग जाता है। अब बाद में जाओ वन एक जगह पर रुककर सभी को टेंट लगाने को कहता है, जिस दौरान वो अकेले उस बीस्ट को खत्म करने चला गया था। अब तभी वहाँ से सीन चेंज होकर यहाँ कियू के पास आता है। अभी उसने एक प्लान बनाया था। उसने कुछ चोर जानबूझकर उस फॉरेस्ट की तरफ भेजे जहाँ जाओ वन गया था, और पहले ही ये खबर फैला दी थी कि कुछ चोर उसके मैंशन में चोरी करने आए थे, जो कि उस फॉरेस्ट की तरफ भाग गए हैं। इसलिए अब यहाँ की फैमिली के गार्ड्स उन चारों को पकड़ने जाएंगे। इससे कियू को अच्छा मौका मिल गया था जाओ वन को खत्म करने का, क्योंकि उस फॉरेस्ट में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि जाओ वन को किसने मारा, और ब्लेम आएगा भी तो उन चारों पर जो कि कियू के ही आदमी है।
वैसे अब हम जाओ वैन के पास आते हैं। यहाँ उसने अभी एक लेवल 1 के बीस्ट को हरा दिया था, लेकिन तभी उस पर 6 लेवल का एक स्नेक पाइथन हमला करता है, पर जाओ वैन उसे भी बहुत आसानी से हरा देता है। कुछ देर बाद यहाँ वो याओ याओ के पास लौटता है। तब तक वो 16 बीस्ट मार चुका था। उसे अब 20 बीस्ट और मारने हैं अपना 36 का वो नंबर पूरा करने के लिए, इसलिए वो फिर से यहाँ से चला जाता है। वैसे तभी वहाँ दूसरी तरफ जिन आदमियों को कियू ने भेजा था चोर बनाकर, वो जाओ वैन के फादर के भेजे हुए आदमियों से बचकर आगे निकल आते हैं। और यहाँ जाओ वैन के फादर के भेजे हुए वो गार्ड बाद में उन गार्ड से मिलते हैं जिन्हें कियू ने भेजा था उन चारों को पकड़ने। हालांकि जाओ वैन के फादर के भेजे हुए गार्ड्स उन दूसरे गार्ड्स को यहीं रोक लेते हैं। वैसे इन गार्ड्स का कमांडर लू कियू के कमांडर से पूछ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर सामने वाला कमांडर सब कुछ बताता है, लेकिन वो उन्हें जाने नहीं दे सकते थे। अब तभी हम वहाँ याओ याओ के पास आते हैं। अभी वो वहाँ नदी के किनारे बैठी हुई थी और वो जो दूर से देख लेते हैं यहाँ उनके इरादे ठीक नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले अपना मिशन पूरा करना है। इसलिए यहाँ ताकतवर वाला आदमी दूसरे से कहता है कि तुम जाकर जाओ वैन को खत्म करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। अभी वो दूसरा वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन पहले वाला कहने लगता है कि ये हमारा मिशन है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है और ये आदमी यहाँ याओ याओ के पास आ जाता है। वैसे अभी टुन टुन इस आदमी को देखकर थोड़ा गुस्से में थी, लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब याओ याओ टुन टुन को उस आदमी के पास भेज देती है। हालांकि अचानक ही टुन टुन एक मॉन्स्टर में बदलकर उस आदमी को ही खा जाती है, जिसके बाद तभी सीन चेंज होकर जाओ वैन के पास आता है। यहाँ पर अभी वो दूसरा आदमी जाओ वैन से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान जाओ वैन उसे रोक रहा था। उस आदमी को पता नहीं है कि जाओ वैन के 4 मेरिडियंस अनलॉक हो चुके हैं, इसलिए वो सोच रहा था कि वो जाओ वैन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर जाओ वैन याओ याओ का दिया हुआ वही स्पेशल हेवनली मार्क इस्तेमाल करता है, जिसकी एनर्जी वहाँ कमांडर लू ने भी महसूस कर ली थी, इसलिए वो समझ गए थे कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वापस वो पीछे की तरफ भागते हैं। यहाँ जाओ वैन उस आदमी को मारकर याओ याओ के पास आ गया था, क्योंकि उसे याओ याओ की चिंता हो रही थी, लेकिन याओ याओ बताती है कि दूसरे आदमी को टुन टुन पहले ही खा चुकी है। अब टुन टुन यहाँ अपने मुंह से एक सीक्रेट टेक्निक निकालती है, जो कि असल में वो फैमिली ने की फैमिली को दी थी, और इसी टेक्निक को लेकर ये चोर भागे थे। असल में तो ये चोर है ही नहीं, इन्हें तो कियू ने भेजा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसने उनके साथ ये टेक्निक भेज दी थी, क्योंकि वैसे भी ये चोर उनके ही आदमी थे, तो बाद में उन्हें वो टेक्निक वापस मिल जाती। हालांकि अब यहाँ जाओ वैन इस टेक्निक को अपने पास रख लेता है, और तभी वहाँ पर कमांडर लू आते हैं, जिन्हें जाओ वैन की चिंता हो रही थी। हालांकि जाओ वैन बताता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। उसी दौरान वहाँ कियू का भेजा हुआ कमांडर आता है। वो जाओ वैन को ठीक हालत में देख हैरान था। साथ ही वो नोटिस करता है कि जिस आदमी को उसने चोर बनाकर भेजा था वो अभी जिंदा है। वो तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और अपनी टेक्निक के बारे में पूछने लगता है। इस पर वो आदमी कुछ न कह पाए, इसलिए वो उसे जान से भी मार देता है। अभी जाओ वैन से वो दूसरे आदमी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उनके पास उसकी सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन जाओ वैन कहता है कि वो शायद यहाँ से भाग गया। अब यहाँ इस पर वो कमांडर कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वो ये बात कियू को बताता है तो कियू अब इससे टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब उसे उसके फादर से बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। वैसे यहाँ पर जाओ है अगले दिन मेहनत कर कर बाकी 20 पीस भी खत्म कर देता है, जिसके बाद याओ याओ उनके सोल एसेंस से यहाँ हेवनली मार्क जाओ वैन की पीठ पर क्रिएट करती है, जिससे जाओ वैन का 5th मेरिडियन भी अब धीरे धीरे अनलॉक होने लगा था। हालांकि अभी उसे और 20 की जरूरत है, इसलिए वो निकल पड़ता है। वैसे अभी वो 20 खत्म करने में माहिर हो चुका था, लेकिन बीच में एक राइनो बीस्ट उसका शिकार ले जाता था, जिससे जाओ वैन परेशान था। इसलिए जाओ वैन उस राइनो बीस्ट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस बीस्ट की बॉडी इतनी हार्ड थी कि जाओ वैन उसे हरा ही नहीं पा रहा था। जब वो याओ याओ को इस बारे में बताता है तो याओ याओ कहती है कि तुम्हें उस सीक्रेट टेक्निक को सीख लेना चाहिए जो तुम्हें उस चोर के पास से मिली थी। अब जाओ वैन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करता है। उसने इस टेक्निक को बहुत आसानी से सीख लिया था, पर बाद में याओ याओ बताती है कि ये टेक्निक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ जाओ वैन नॉर्मली तो इस टेक्निक को यूज कर सकता है जैसे उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसमें जाओ वैन अपनी ड्रैगन ब्रेथ को कंबाइन कर दे तो इससे जो पावर जनरेट होगी वो बहुत ज्यादा काम की होगी। अब हमें बाद में बताया जाता है कि इस टेक्निक का नाम मिस्टिक लाइट ब्लेड है और ये एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टाइप टेक्निक है। इसका मतलब इससे शार्प लाइटनिंग स्वॉर्ड क्रिएट की जा सकती है।
वैसे इससे जाओ वैन को प्रॉफिट हुआ था क्योंकि अब वो बीस्ट और ज्यादा तेजी से खत्म कर पा रहा है। मगर तभी उसकी मुलाकात फिर से उस राइनो से होती है जो कि उसके बीच हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इसलिए अब जाओ वैन उस पर हमला करता है, लेकिन राइनो को गुस्सा आ जाता है। अभी जाओ वैन की मामूली मिस्टेक लाइट ब्लेड किसी काम नहीं आ रही थी, इसलिए जाओ वैन उस राइनो को जाल में फंसाकर अपनी ड्रैगन ब्रेथ के इस्तेमाल से उस मिस्टेक लाइट ब्लेड की असली पार्ट सामने लाता है और उसके बाद उस राइनो पर हमला करता है, जिससे जाओ वैन ने एक ही अटैक में उस राइनो को खत्म कर दिया था। जाओ वैन अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि एग्जाम आने में सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। अब तभी सीन चेंज होकर क्यू के पास आता है। उन्हें अभी भी टेक्निक नहीं मिली थी, इसलिए वो लोग परेशान थे, लेकिन क्यू एक प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि वो जाकर यूवी को किडनैप कर ले, इससे वो जाओ वैन से बाद में उस टेक्निक को मांग पाएंगे। अब उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। वैसे अभी उसने अपनी दोस्त को भी भेज दिया था। अभी यूवी तो जाओ वैन की चिंता में थी क्योंकि उसे बहुत टाइम से जाओ वैन की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन अभी अचानक से कियू के आदमी उसे घेर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूवी ऑलरेडी अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक कर चुकी है, इसलिए वो यहाँ से कुछ आदमियों को तो आराम से हरा देती है। लेकिन अभी कियू की दोस्त मतलब ली योशी अपने साथ 7 मेरिडियन वाले कुछ गार्ड्स को भी लाई थी। अगर वो यहाँ हमला करते तो वो आराम से यूवी को पकड़ सकते थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ जाओ वैन के भेजे हुए कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और यूवी को बचा लेते हैं और बाद में बताते हैं कि जाओ वैन सेफ है और वो एग्जाम के कुछ दिन पहले यहाँ पहुँच जाएगा। साथ ही उसने इन गार्ड्स को यूवी पर नजर रखने को कहा था। वैसे इसके बाद अब टाइम जल्दी जल्दी बीत जाता है। हमें पता चलता है कि कियू ने अपना 7th मेरिडियन अनलॉक कर लिया था। इस तरफ इसी चीज को लेकर अभी जाओ वैन के फादर और मदर थोड़ी चिंता में थे। जहाँ अचानक ही जाओ वैन पहुँच जाता है, उसकी मदर तो उसे देखकर कहने लगती है कि वो कितना कमजोर लग रहा है, लेकिन जाओ वैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। यहाँ पर वो अपने फादर को वही मिस्टिक लाइट ब्लेड टेक्निक देता है और कहता है कि ये टेक्निक तब से मेरे ही पास थी क्योंकि मैंने इसे की फैमिली को नहीं लौटाया था, हालांकि उसने कुछ गलत भी नहीं किया था। बस इसके बाद अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन उसकी मेन एग्जाम शुरू होती है। जिस दिन उसकी मेन एग्जाम शुरू होनी थी, इसलिए जाओ वैन अभी अपनी क्लास से मिलने गया था, जहाँ उसकी मुलाकात यूवी, यांगजी और किंगशी से होती है। वो तीनों अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। जाओ वैन उनके पास आता है और तभी वहाँ पर मास्टर तियान आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये फाइट बहुत टफ होने वाली है क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन तभी जाओ वैन आगे आते हुए कहता है कि कियू की चिंता मत करना, उसे मैं हरा दूंगा क्योंकि मेरा 5th मेरिडियन अनलॉक हो चुका है। हालांकि ये सुनकर मास्टर तियान को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कियू ऑलरेडी अपना 7th मेरिडियन अनलॉक कर चुका है, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कहते। अभी फाइनली ये सभी एरिना के पास पहुँचते हैं जहाँ जाओ फैमिली और की फैमिली भी मौजूद थे। ये मेन एग्जाम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि कौन सी क्लास बेस्ट है। अभी सभी क्लास को उनके अकॉर्डिंग एक एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, जिसके बाद यहाँ फाइट शुरू होती है। अभी पहले क्लास सी एंड क्लास डी के स्टूडेंट्स की फाइट हो रही थी, फिर बाद में यहाँ पर क्लास ए से यांगजी उतरता है। यांगजी की फाइट क्लास बी की एक लड़के से होनी थी, पर फाइट के दौरान उस लड़के की बॉडी से एक रेड ऑरा निकल रहा था। वो ऑरा तो बहुत पावरफुल था जिसे यांगजी नहीं रोक पाता और बहुत ही जल्द हार जाता है। जाओ वैन ने ये ऑरा महसूस कर लिया था। हालांकि इतने में अब दूसरा स्टूडेंट आकर फिर से क्लास ए के एक दूसरे स्टूडेंट को बुलाता है। यहाँ पर हर क्लास से सिर्फ 4 स्टूडेंट आए थे, इसलिए इन्हें कम से कम 3 फाइट जीतनी है, तभी ये इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। यहाँ अभी क्लास बी के उस दूसरे स्टूडेंट की बॉडी से भी सेम वैसा ही रेड ऑरा निकल रहा था, इसलिए जाओ वैन समझ आता है कि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है और ये एक फॉरबिडन सील से क्रिएट होती है। इस तरह की सील को एग्जाम में यूज करना सख्त मना है, लेकिन कियू इन सील्स को बहुत पहले से बार बार इन स्टूडेंट्स की बॉडी पर क्रिएट कर रहा था, जिससे इस सील की एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। इस वजह से अभी ये बिना सील के उस एनर्जी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये भी चीटिंग थी और अगर ये बात पता चलती तो उन दोनों के स्टूडेंट्स का आगे का करियर खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी कियू ने इस चीज की चिंता न करते हुए इन्हें यहाँ भेज दिया। हालांकि तभी वहाँ टुनटुन आती है जो कि याओ याओ का एक मैसेज ले आई थी। याओ याओ ने एक सील के बारे में बताया था। उस सील को जाओ वैन यहाँ यूवी के हाथ पर क्रिएट कर देता है और बताता है कि अब तुम इस हाथ से जब अपने ओपोनेंट को टच करोगी तो उसका वो ऑरा गायब हो जाएगा। अब अगली बारी यहाँ यूवी की थी। वो तुरंत ही उस पहले स्टूडेंट को बुलाती है जिसने यांगजी को हराया था। यहाँ वो जैसे ही आता है तो यूवी बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हुए उसे टच कर लेती है, जिससे उसका ऑरा हट जाता है और बाद में हमला करते हुए वो बहुत आसानी से उस लड़के को हरा देती है, जो देखकर अभी सभी लोग हैरान थे। और अभी यहाँ याओ याओ भी यूवी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी।
वैसे यूवी अब टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास बी के उस दूसरे स्टूडेंट को बुला लेती है जिसके पास भी वो स्पेशल फॉरबिडन ऑरा था, और अब वो भी यहाँ बैटल ग्राउंड में आ जाता है और इनकी फाइट शुरू होती है। अभी सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि यूवी ने एक बैटल खत्म करने के बाद दूसरा बैटल स्टार्ट कर दिया, लेकिन यूवी जानती थी कि वो इसे भी आराम से हरा देगी। इस दौरान वो उसे हेवनली माँ की मदद से इस लड़के का भी वो ऑरा डिसअपीयर कर देती है जिससे उस लड़के की बात कम हो चुकी थी और अब बहुत ही जल्द यूवी ने उसे हरा दिया था। ये चीज देखने के बाद सभी लोग बहुत हैरान थे और सभी यूवी की असली पार समझ चुके थे। वैसे वहाँ यूवी और ल्यूशी को भी अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी कियू कहता है कि मैं सब समझ गया। यूवी समझ चुकी है कि हम किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उसने उस ऑरा को ही छीनकर हमारे दोनों साथियों को हरा दिया। वो हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। अब इतने में ही यूवी यहाँ ल्यूशी को भी चैलेंज कर देती है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूवी लगातार तीसरे ओपोनेंट को चुनौती दे रही थी। वैसे देखा जाए तो ये सही नहीं था, लेकिन फिर भी कोई उसे क्या ही कह सकता था। अब यहाँ ल्यूशी तो इस बात से खुश थी क्योंकि अब वो यूवी से लड़ सकती है। वो यहाँ नीचे आती है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान ल्यूशी यूवी से कह रही थी कि तुम खुद को बहुत ताकतवर मानती हो, लेकिन ज़ाओ वैन के न होने से तुम कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ज़ाओ वैन फैमिली ने ही तुम्हें पाला है और उन्हीं की वजह से आज तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर जिंदा है। वो अभी यूवी को नीचा दिखा रही थी क्योंकि यूवी किसी ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन यूवी को इससे मोटिवेशन मिलता है। वो कहती है कि तुम सही कह रही हो, इसलिए मुझे अब ज़ाओ वैन के एहसान का बदला चुकाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें हराकर यहाँ हमारी क्लास को 3 मैच एक साथ जितवाऊंगी और सभी को दिखा दूंगी कि क्लास भी हमारी क्लास से कितनी ज्यादा कमजोर है। इस चीज से ल्यूशी को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर हमला करने लगती है। अभी यूवी के जो अटैक थे वो वैसे तो बहुत अच्छे थे और उसने उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी की है, लेकिन उसके पास सारे नॉर्मल अटैक्स हैं जो कि बाकी सभी को पता है। लेकिन ल्यूशी उन अटैक्स के साथ आई थी जो कि बहुत रेयर है क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो पैसे से ऐसी टेक्निक्स के बारे में आराम से सीख सकती है जिन्हें नॉर्मल फैमिली के बच्चे नहीं सीख पाते। अभी वो इन्हीं का यूज कर रही थी, लेकिन लड़ते वक्त अचानक यूवी थोड़ा पीछे आ जाती है और अपने 7 पेरिडियन को अनलॉक करने लगती है। उसे पहले से उम्मीद थी कि फाइट के बीच ऐसा हो सकता है, इसलिए वो तैयारी के साथ आई थी। पर ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि अगर यहाँ यूवी नाकाम हुई तो इससे उसकी पार बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और ल्यूशी आराम से उसे हरा देगी। लेकिन यूवी को खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। ये देख अभी ल्यूशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन इतने में ही यूवी तो अपनी प्रोसेस चालू कर चुकी थी। जो देख ल्यूशी उसकी तरफ हमला करती है और वहाँ एक धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि यूवी ने फाइनली अपने 7 पेरिडियन को अनलॉक कर लिया था और वो ल्यूशी के हमले से भी बच गई थी। वैसे अब यहाँ वो उतनी ही पार से हमला करना शुरू करती है। यूवी के वो मामूली हमले और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और वो उनसे ल्यूशी को हरा रही थी। जो देख ल्यूशी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत ही जल्द अब यूवी उसे हरा देती है। अभी ल्यूशी नीचे कर चुकी थी और अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो खड़े होकर फाइट कंटिन्यू कर सके। जो देख वहाँ अभी कियू भी बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में था। वैसे अब यहाँ यूवी को उस 3rd मैच का भी विनर अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद अब वो कियू को भी चैलेंज कर देती है, जो देखने के बाद वहाँ भी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वैसे यहाँ इस चीज से की फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी क्योंकि यूवी ने अकेले 3 स्टूडेंट्स को हराने के बाद यहाँ कियू को भी चैलेंज कर दिया। इसका मतलब वो उसे बिल्कुल भी ताकतवर नहीं मानती है। हालांकि कियू यूवी से कहता है कि तुम गलती कर रही हो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, इसलिए किसी और को चैलेंज कर लो। पर यूवी अपना फैसला बना चुकी थी। यहाँ पर ज़ाओ यान उसे समझाता है पर यूवी नहीं मानती, जिसके बाद कियू नीचे आ जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे एक ही अटैक से बच जाती हो तो मैं हार मानने को तैयार हूँ। और इतना कहकर वो अपना थंडर पंच लेकर यूवी पर हमला करना शुरू कर देता है। यूवी उसके हमले से बचते हुए अपने दूसरे हाथ से उस पर जेड फिंगर से हमला कर रही थी। वो सिर्फ चाहती थी कि वो कियू को थोड़ा डैमेज पहुंचा दे, जिससे ज़ाओ वैन की जब उससे फाइट हो तो ज़ाओ वैन को एक एडवांटेज मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ उसके अटैक से सिर्फ कियू को एक खरोच आई थी, जबकि कियू के अटैक से वो एरिना के बाहर फेंक गई थी। हालांकि वो नीचे गिरे, इसके पहले ज़ाओ वैन वहाँ आकर उसे कैच कर लेता है और उसकी भी तारीफ करता है। साथ ही वो बोलता है कि अब मेरी बारी है और इसके बाद अब वो एरिना में आकर यहाँ कियू को चैलेंज कर देता है। कियू तो उसी से लड़ना चाहता था, इसलिए वो लड़ाई के लिए तैयार था। हालांकि बाकी लोग इस चीज से हैरान थे क्योंकि यूवी अपना 7 पेरिडियन भी अनलॉक कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ कियू को नहीं हरा पाई। इसके कुछ और भी रीजंस हैं। मतलब उसने अभी अभी अपना मेरिडियन अनलॉक किया था,
साथ ही वो ऑलरेडी 3 फाइट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वो कियू को नहीं हरा पाई, जबकि जाओ वैन ने तो सिर्फ 5 मेरिडियंस अनलॉक किए हैं। फिर वो चैलेंज कैसे कर सकता है? पर जाओ वैन ने तो चैलेंज कर दिया था। अभी इस चीज से की फैमिली की थोड़ी और बेइज्जती तो होती है, लेकिन कियू खुद बाद में जाओ वैन को चैलेंज करता, इसलिए उनके लिए सब सही ही चल रहा है। अब यहाँ पर फाइनली लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान दोनों ही एक दूसरे पर लगभग सेम तरह से भारी पड़ रहे थे। कियू ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो जाओ वैन पर अभी अपने बहुत ज्यादा पावरफुल हमले नहीं कर रहा था। अब कुछ देर तक वो फाइट इसी तरह से कंटिन्यू करता है और फिर से कहने लगता है कि तुम कितने कमजोर हो, पर उसे याद आता है कि वो जितनी ज्यादा देर लगाएगा उसके फादर उतना ज्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। इसलिए उसे जल्द से जल्द जाओ वैन को हराकर मैच खत्म करना चाहिए और इसी में उसकी समझदारी है। इसलिए वो फाइनली थोड़े अच्छे अटैक्स करना शुरू करता है। इन सभी से जाओ वैन बहुत इजीली बचते जा रहा था। अभी जाओ वैन की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी, जिस वजह से वहाँ सभी हैरान थे। हमें इस चीज का रीजन बताया जाता है। हमें पता चलता है कि जाओ वैन हेवनली मास्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन इतनी स्पीड उनसे पाना पॉसिबल नहीं था। इसका रीजन असल में जाओ वैन की ट्रेनिंग थी, जो कि उसने अपने फादर के साथ की थी। ये ट्रेनिंग उसने पहले एग्जाम के टाइम पर की थी। तब उसके फादर ने उससे कहा था कि जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो तुम जल्दी नहीं सीख पाओगे, इसलिए तुम्हें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने जाओ वैन की तरफ कुछ पत्थर फेंके थे, जिनसे जाओ वैन को बचना था। जाओ वैन उनसे बच जाता है, लेकिन जाओ वैन के फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारी स्पीड कम इसलिए होती है क्योंकि तुम इन पत्थरों को अपनी तरफ आता हुआ देखते हो। अगर तुम इन्हें बिना देखे सिर्फ महसूस करो तो तुम इनसे बच भी सकते हो और इससे तुम्हारी स्पीड पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जाओ वैन ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था और इसी का इस्तेमाल वो यहाँ लड़ाई के वक्त कर रहा था, जिस चीज से कियू को और ज्यादा गुस्सा आना चालू हो जाता है। यहाँ गुस्से में वो अपने फादर की तरफ देखते हुए उनकी परमिशन मांगता है। वो ना जाने किस चीज का इस्तेमाल करने की परमिशन मांग रहा था, लेकिन उसके फादर हाँ कर देते हैं। अब हमें बाद में पता चलता है कि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है, जिससे कियू अपने 8 मेरिडियन को अनलॉक करने वाला है। लेकिन ये टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि अगर इसमें कियू हल्का सा भी नाकाम होता है तो यहीं उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी उसके फादर ने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी, इसलिए कियू उस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जो देखकर सभी हैरान थे और कह रहे थे कि क्या ये पागल है। लेकिन वो इस टेक्निक का यूज करने में कामयाब हो जाता है और उसका 8 मेरिडियन अनलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जाओ वैन की तरह बहुत तेज हो चुकी थी, बल्कि वो जाओ वैन से ज्यादा तेज मूव कर पा रहा था और उसकी मदद से वो जाओ वैन पर हमला करता है। हालांकि यहाँ जाओ वैन अपनी ड्रैगन टैबलेट नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसके हमले को रोककर कियू को दूर हटा देता है, जिसके बाद सभी को पता चलता है कि जाओ वैन ने भी अपना 6 मेरिडियन अनलॉक कर लिया है। वो सोच रहे थे कि क्या जाओ वैन ने भी फाइट के दौरान अपने मेरिडियंस को अनलॉक किया, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में जाओ वैन पहले ही वहाँ फॉरेस्ट के अंदर अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक कर चुका था। लेकिन ये देखकर कियू हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से मुझे नहीं हरा पाओगे, और इसके बाद वो अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक मतलब हेवनली मिस्टिक ब्लेड क्रिएट करता है। उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो आराम से जाओ वैन को हरा देगा। जो देख अब जाओ वैन के फादर, उसकी मदर और साथ ही जाओ वैन के सारे सपोर्टर्स इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे। हालांकि वहाँ पर याओ याओ तो स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि जाओ वैन इस प्लेट को कितनी आसानी से तोड़ सकता है। अब यहाँ जैसे ही कियू हमला करता है तो जाओ वैन अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली मिस्टिक ब्लेड क्रिएट करता है। ये मिस्टिक ब्लेड हम जानते हैं कि नॉर्मल मिस्टिक ब्लेड से ज्यादा ताकतवर होती है और यही चीज यहाँ साबित होने वाली है। हालांकि अभी पहले ही जाओ वैन को इसे क्रिएट करता देख कियू पीछे हट गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो समझ जाता है कि जिस चोर के हाथों में उसने उस टेक्निक को भेजा था उस चोर को जाओ वैन ने पकड़ लिया था। हालांकि फिर भी कियू को उम्मीद थी कि वो बहुत टाइम से इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा माहिर है। पर हमला करने के बाद ये चीज गलत साबित होती है, क्योंकि यहाँ जाओ वैन जीत चुका था और कियू वहाँ घुटनों के बल आ गया था। वो हैरान था कि जाओ वैन इस टेक्निक को इस तरह से मास्टर कैसे कर सकता है। यहाँ जाओ वैन की टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उसने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल किया है। इस वजह से कियू का एक हाथ कट जाता है, जो देख वो हैरानी से चिल्लाता है, क्योंकि अभी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखते हुए वहाँ की फैमिली का एक एल्डर जिसका नाम की युआन है, वो नीचे एरिना में आ जाता है। अभी कियू को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो की वैन को ऑर्डर देता है कि वो जाओ वैन को खत्म कर दे, जो सुनकर की वैन तुरंत जाओ वैन पर हमला करता है। लेकिन तभी मास्टर तियान वहाँ सामने आकर उसके हमले को रोक लेते हैं। साथ ही यहाँ पर बाकी सारे रॉयल गार्ड्स भी आ चुके थे और वहाँ जाओ वैन के फादर भी अभी इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो तुरंत ही कियू के फादर से कहते हैं कि क्या तुम्हारी की फैमिली यहाँ जंग छेड़ना चाहती है, और बस उनके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।
इसका अगला पार्ट भी हमने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाकर उसे भी जरूर देखें। 这里是